मनीष का मैटर पूरा पहले हमके बताओ तो ओकर बाद प्रणाम। मैटर हॉस्पिटल में भाई घर से गए, मतलब लेकर आए मरीज को, ऑपरेशन किए घर हल्ले भाई पवित्र कुमार कहाँ आपके लोहरदलिया से ठकुराई? हाँ यस। हाँ कई तारीख के? 24 के लिए भर्ती कैलन। हाँ उसके बाद 30,000 में बात हुई थी, धीरे धीरे 80,000 पैसे ले लिए। हाँ और फिर मरीज सही नहीं हुआ, ऑपरेशन में गलती और ब्लड चढ़ाने में गलती कर नस काट दिए, ब्लड रुका नहीं ऑपरेशन करने में। जब डेथ होने के बाद मोबाइल पापा से यहाँ पर छीन लिए और बॉडी उधर जलवा दिए। मैं तो बॉडी वो लेकर के पता चला कि वो बनारस गए किसी अस्पताल में भर्ती कराने। क्या? बनारस किसी अस्पताल में लेकर गया भर्ती कराने यहाँ से? हाँ। तो फिर बनारस में शव जलवाया कि कहाँ आपके घर? नहीं बनारस में। आप लोग नहीं थे वहाँ? आप लोग वहाँ नहीं थे? नहीं, हम बस पापा थे, हम लोग नहीं थे। अच्छा, और फिर पवित्र ने क्या कहा जब आप लोग गए पर्ची लेने? तो पर्ची लेने गए तो पवित्र बोला कि पुलिस बुला दिया और तू जा तो इधर का लवंडा, मतलब कि गुंडाई कर रहा था कि नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की स्थिति सुधरने के बजाय नाजुक होती जा रही है और जब कोई सवाल उठाता है किसी समस्या पर तो उसी के उत्पीड़न की बात की जाती है। पिछले दिनों अभी हमने कल एक ऑडियो डाला था जिसमें एक महिला के गलत ऑपरेशन के चलते उसकी मौत हो गई थी, उसके परिजनों का कहना है, और जबरन उस अस्पताल वाले ने उसकी लाश को बनारस में जला दिया। इस तरह की बात होती है पत्रकार से, आदरणीय श्रद्धेय श्री विजय विनीत जी से, और वे क्योंकि प्रारंभ से ही सामाजिक योद्धा के तौर पर हैं, लोगों की समस्याओं पीड़ाओं को उठाते रहते हैं, इस कारण से उन्होंने इस मसले को उठाया और हमारी उनकी बात हुई। हम आज ऐसी कुछ स्थिति पैदा हो गई जिसके कारण वे उत्तर प्रदेश के विधानसभा अर्थात लखनऊ में वे आत्मदाह करने की घोषणा कर चुके हैं। आखिरकार मसला क्या है, इस संदर्भ में हम उनसे खुद बात करते हैं और इस तरह की परिस्थितियां जिले में बन क्यों रही हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी प्रकार कोई शासन प्रशासन का यहाँ पर नकेल नहीं है। आदरणीय विजय विनीत जी हमको ये बताएं कि इतना इस तरह के फैसले आपको क्यों लेने पड़े कि आप विधानसभा के सामने आप आत्मदाह करें? हमें इसलिए चौबे जी निर्णय लेना पड़ा कि सोनभद्र में इस समय पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, खुले तौर पर माफियाओं अवैध कार्य करने वालों का साथ दे रहा है। जी 29 तारीख को मनीष यादव नाम के एक लड़के ने हमें एक पत्र दिया और मैंने उसकी आवाज भी रिकॉर्ड की। जी इसका हमने ऑडियो आज वायरल किया है। जी इसमें वह बता रहा है कि अस्पताल के प्रबंधक पवित्र मौर्य हमारे घर गए, वहां से मरीज को लाए, हमारी माँ को लाए जी, और गलत उपचार करने के दौरान नस कट गई और वह मर गई और बनारस ले जाकर के उन्होंने जबरिया दाह संस्कार कर दिया। जी पिताजी का मोबाइल ही छीन लिया और जब मैं यहाँ आया कागज लेने तो उन्होंने पुलिस को बुलाकर गाली गलौज करवाई और कुछ और अन्य गुंडों को लेकर के। यह ऑडियो पुलिस को मिला कि नहीं मिला मैं नहीं जान सकता, लेकिन जो उसने लिखकर शिकायत की थी जी उसकी शिकायत पुलिस ने अनसुनी की जी, और जब मैंने उसकी बात जी अखबारों में भी दिया और यहाँ के कतिपय अखबार वालों ने उसकी बात को प्रकाशित नहीं किया, तो 2 दिन बाद 29 को उसने दिया था। जी हमने 31 को उसकी बात सोशल मीडिया पर रखी। जी इससे अवैध अस्पताल संचालन करने वाला और जबरिया लाश को जलाने वाला गुंडा किसी का व्यक्ति पवित्र कुमार मौर्य जी जो अस्पताल का प्रबंधक है और जिसे ऊंचे लोगों का संरक्षण प्राप्त है और पदवी कोतवाली पुलिस का भी संरक्षण प्राप्त है। जी और मुझे तो शक है कि सीओ सूदर राजकुमार त्रिपाठी का घनघोर समर्थन प्राप्त है। जी उनकी बजाय पुलिस के संरक्षण के पुलिस यहाँ जाकर अस्पताल में मरीज के परिजन को गाली गलौज न करती भगाती नहीं। जी मैंने इसका विरोध किया तो कल उनको कोतवाली पहुंचा जी, क्योंकि उसने हमारे लिखने के बाद चाटुकार शब्द का प्रयोग किया था। तो चाटुकार भी सभ्य भाषा में तरह की गाली है। किसने कहा इस बात को? उसने अपने प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पर उसने भी लिखा कि एक महिला डॉक्टर कहीं आत्महत्या कर लेती है
तो वो अखबार में खबर छपती है, उसकी खबर का स्क्रीनशॉट लेकर के, और हमने जो सोशल मीडिया पर बात अपनी डाली थी, जी जी मनीष यादव की बात अपने शब्दों में, जी इस पर उसने लिखा कि इसी तरह के चाटुकार पत्रकारों से जी जी इस तरह के डॉक्टर करते हैं आत्महत्या। जी जी तो चाटुकार शब्द गाली हुआ। हाँ, निश्चित तौर पर। चतुर्वेदी जी, आप जानते हैं कि 32 साल की पत्रकारिता में अगर मैंने चाटुकारिता की होती तो हमारे पास भी अन्य पत्रकारों की तरह कोठीकार, बंगला और मौजूद होता। चाटुकार शब्द का प्रयोग किसने किया विजय विनीत जी? पवित्र मौर्य ने पत्रकारों के लिए। अच्छा, क्या कहीं सोशल मीडिया पे या ओरल सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर है। उसका स्क्रीनशॉट है आपके पास? हमारे पास मौजूद है। हाँ, उसको रखे रहे। फिर वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस यह जानते हुए कि वह मौत के बाद महिला की लाश को जला दिया है, जी जी, उसके खिलाफ कार्रवाई न करके हमारे खिलाफ उसकी तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की है। मैंने भी कप्तान से मिलकर के, हमारे साथ टीम 15 के लोग, जी जी, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश पाठक, जी जी, विवेक पांडे, दिनेश पांडे, आनंद चतुर्वेदी, जी जी, अंतनी विश्वास, टीम 15 के नीतीश चतुर्वेदी, जी जी, दीपक पंडित, सुनील त्रिपाठी जैसे लोग गए थे। जी जी, और हमने भी अपना प्रतिवेदन कप्तान को दिया है। लेकिन जब मुझे यह पता चला कि पुलिस ने रात में ही इस तरह का नाटक किया है, जी, तो देखिए अब यह सब बर्दाश्त के बाहर की बात हो गई है। यदि आवाज दबाने की कोशिश की जाएगी तो आप जानते हैं कि मेरी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मैं मिट तो सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता और उस कार्यों के खिलाफ। यह पूरा जिला ही नहीं, पूरा पूर्वांचल जानता है इस बात को आपके। तो मैंने एक प्रतिवेदन दिया है सीएमओ को कि 7 जून तक आप कुछ बिंदुओं पर जानकारी दें। लेकिन जब मुझे यह पता चला तो अब मुझे यह घोषणा मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि पुलिस से मुझे न्याय की उम्मीद नहीं। पुलिस उस अवैध अस्पताल संचालक माफिया के साथ जुड़ी हुई है जी। तो ऐसे में 10 जून तक जी जी, नगर में कई अस्पताल, देखिए पहले अस्पताल का मानक यह है चतुर्वेदी जी, जी जी, कि पहला मानक उसका यह है कि वह कमर्शियल भवन होना चाहिए। जी जी, और मुझे नहीं लगता कि आधा दर्जन अस्पतालों के अलावा जी जी, सोनभद्र का कोई भी अस्पताल कमर्शियल भवन में है। जी जी, किसी के पास कोई एनओसी नहीं है, जी जी, किसी के पास पर्याप्त संख्या में अस्पताल की मानक के अनुरूप पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, जी, किसी के पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मी नहीं है। जी, यह जानते हुए आए दिन रावलसिंह नगर के अस्पतालों पर मरीजों के मरने को लेकर के और गलत उपचार को लेकर के महीने में 2-4 बार जरूर बवाल होता है। अभी 3 दिन पहले कर्मा में एक महिला मरी है, एक आदमी मरा है। एक अस्पताल में ब्लड जा रहा है दूसरे ग्रुप का, चढ़ा दिया जा रहा है दूसरे ग्रुप का, उस महिला की मौत होती है। तो ऐसे में अब यह सब, और ऐसे लोगों को संरक्षण पुलिस के द्वारा और चिकित्सा विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। रावलसिंह नगर में कम से कम 2 दर्जन अवैध ढंग से संचालित होने वाले अस्पताल हैं और कम से कम 1 दर्जन से अधिक पैथोलॉजी सेंटर हैं। कुछ ट्रामा सेंटर हैं, ट्रामा सेंटर के मानक अलग होते हैं, क्लिनिक के मानक अलग हैं, अस्पताल के मानक अलग हैं, और पैथोलॉजी सेंटर और अल्ट्रासाउंड केंद्रों के मानक अलग हैं। और यह सारे केंद्र कोई भी मानक पूर्ण नहीं कर रहे हैं और धड़ल्ले से चल रहे हैं। और चिकित्सा विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी और उनके दलाल प्रतिमाह मोटी रकम उनसे वसूलते हैं, जिसमें पुलिस का भी हिस्सा होता है। क्योंकि पुलिस भी अवैध कार्यों के प्रति कार्रवाई कर सकती है, लेकिन पुलिस सोचती है कि आम आदमी जानता नहीं, वह कहती है कि वह अस्पताल है तो चिकित्सा विभाग कार्रवाई करेगा। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहते हैं कि चूंकि मौत का मामला है, अस्पताल में मारपीट का मामला है, तो यह पुलिस विभाग कार्रवाई करेगा। जबकि सच्चाई यह है कि आईपीसी का प्रयोग पुलिस करती है, और जहां तक जिस विभाग का मामला संदर्भित है, सच्चाई तो यह है कि किसी प्राइवेट अस्पताल में किसी की मौत होती है, संदिग्ध मौत होती है, या हम सीधे सीधे कहें कि ट्रेंड अगर नहीं है उस अस्पताल में मौत हो रही है, तो सीधे सीधे कहा जा सकता है कि मरीजों को वस्तु समझ करके इलाज के नाम पर उनकी हत्याएं की जा रही है। जनपद में एक नाम पर एक फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है। निश्चित। पवित्र कुमार मौर्य का एक आदर्श पैथोलॉजी केंद्र रावलसिंह नगर में रेलवे फाटक के पूरब चलता है जी। उसके अलावा आदर्श पैथोलॉजी केंद्र रामगढ़, आदर्श पैथोलॉजी केंद्र पगिया, आदर्श पैथोलॉजी केंद्र मधुपुर, आदर्श पैथोलॉजी केंद्र दुद्धी,
आदर्श पैथोलॉजी केंद्र शाहगंज, आदर्श पैथोलॉजी केंद्र घोरावल। आखिर यह किसके इशारे पर 1 दर्जन से अधिक अवैध पैथोलॉजी सेंटर चला रहा है और सिर्फ अपने एकमात्र रियल्टी है। इसके यहाँ किसी भी लैब पर, जी जी, किसी भी पैथोलॉजी सेंटर पर एमडी पैथ इसके यहाँ कोई नहीं है। या फर्जी एमडी पैथ का कागज लगा करके कभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग कोई जाकर कर सकता है। इसके यहाँ अप्रशिक्षित हाई स्कूल इंटर पास लड़के ब्लड का नमूना निकाल करके वही जांच करते हैं और वही जांच रिपोर्ट बनाते हैं। और ऐसे माफिया किस्म के अवैध कार्य करने वाले का साथ पुलिस खुल कर दे रही है। तो ऐसे में देखिए, जब तक आदमी, अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग यह सोचे होते कि मैं मर जाऊंगा, मैं क्यों मरूं देश के लिए, तो देश आजाद नहीं हुआ होता। तो देश को समय समय पर बलिदान और कुर्बानी चाहिए। तो मैं इस अवैध कार्य के लिए अपना बलिदान देने को तैयार हूं और मैं अडिग हूं कि 10 तारीख तक अगर अवैध अस्पताल और पैथोलॉजी केंद्र रावरसन नगर समेत जनपद के बंद नहीं किए गए तो मैं 15 को किसी भी तरीके, अगर मुझे विधानसभा जाने से रोका गया, मेरे घर पर पुलिस बैठाई गई, तो मैं अपने घर में आत्मदाह करूंगा, लेकिन करूंगा इस मुद्दे को लेकर। देखिए, एक तो सबसे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस तरह का कड़ा कदम न उठाएं। समाज को आपकी जरूरत है, एक बात। और नहीं तो हमसे सीख करके अन्य युवा भी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हो सकता है इसके बाद एक जनपद में क्रांति आए और हो सकता है इस क्रांति के बाद ऐसे गद्दारों को जनता से हम सबक सिखा ले और उन्हें समाप्त कर दे। और मुझे लगता है कि आपके आत्मदाह की जो घोषणा हुई है, इसके पहले ही शासन प्रशासन को कड़ा कदम उठाना चाहिए। जो लोग अवैध तरीके से चिकित्सालयों को चला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे वहाँ के पुलिस व्यवस्था पर भरोसा हमारा उठ चुका है, क्योंकि पुलिस की नाक के नीचे से, उसी कोतवाली के सामने से, सुकृत चौकी के सामने से, चौपन थाने के सामने से, ओबरा थाने के सामने से, हाथीनावा थाने के सामने से ट्रकें गुजर रही हैं। ट्रकों पर न आगे नंबर है न पीछे नंबर है। और परिवहन विभाग का जो चार्ज लेकर पुलिस उपाधीक्षक राजकुमार त्रिपाठी घूम रहे हैं, उनके द्वारा मोटी रकम उन गाड़ियों से वसूली जा रही है। इतनी बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि इतने बड़े पैमाने पे जो अवैध धंधे सोनभद्र में चल रहे हैं वह बिना पुलिस के सहमति नहीं हो रहा है। और आपकी बातों से हम 100% सहमत हैं कि केवल उनकी सहमति नहीं बल्कि यह कहा जाए कि उसमें उनकी भागीदारी है। और बिल्कुल भागीदारी, सहमति, भागीदारी वो बढ़ावा दे रहे हैं। और जहां तक मेडिकल की बात हम करते हैं, विविध क्षेत्रों में लगभग हमें लगता है कि सोनभद्र में जितनी भी व्यवस्था संचालित हो रही है लगभग सब में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं। यह बिना बहुत कुछ सोचे समझे कहा जा सकता है, क्योंकि ये सब चीजें सार्वजनिक हो चुकी हैं और हो रही हैं। और आए दिन इन मसलों पर विधानसभा में भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसा नहीं अभी बिना नंबर की गाड़ी ओवरलोड के सवाल वहां भी उठे हैं, उठ रहे हैं, लेकिन कतिपय जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी इस मुद्दे पर पूरी तरह संदिग्ध है। उनको भी कहीं न कहीं धनलोलुपता ने घेर लिया है और ऐसे अवैध कार्य करने वालों का साथ वह दे रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न वह अपनी आंखों से होता देख रहे हैं। यहाँ के गरीब मरीजों का शोषण उत्पीड़न होते हुए देख रहे हैं। केवल शोषण ही नहीं बल्कि यह कहा जा सकता है कि सीधे सीधे उनकी हत्याएं हो रही हैं। बिल्कुल। अब इसमें कई प्रमुख बातें आती हैं। मरीज जब बीमार होता है तो अस्पतालों को जाता है और यहाँ पर केवल भनक लगते ही किसी संस्थान का संचालक उसके घर पर जाए तो आखिरकार इतनी जरूरत क्या थी? नंबर 1। नंबर 2, जो पर्चा था, जो फाइल थी, उस परिवार को क्यों नहीं? इसका मतलब तो साफ साफ लगता है कि फर्जीवाड़े के लिए दूसरी फाइल बनाई जा रही होगी, कुछ ऐसे डॉक्टरों के उस पर हस्ताक्षर कराए जाएंगे, न जाने क्या क्या करने की कोशिश की जा रही होगी ताकि उन चीजों को प्रस्तुत किया जा सके। ये सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसी स्थिति में अब पुलिस मुकदमा कायम कर रही है। अगर वह जो यादव लड़का चतुर्वेदी जी, इस तरह के फर्जी मुकदमों से अगर पुलिस को, जो ऐसे अवैध कार्य करने वालों को संरक्षण दे रही है पुलिस, और ऐसे अवैध कार्य करने वालों को यह गुमान होगा कि इस FIR से मैं विजय बिंद की आवाज को दबा दूंगा, तो ऐसी प्राथमिकियों से मुझे और लड़ने का साहस और बल मिलता है। एक सबसे बड़ी बात है कि जो हताश, निराश होता है, दुखी होता है, वही आप जैसे लोगों के पास पहुंचता है। और मुझे तो लगता है कि उस परिवार को मोटी रकम देकर इनके द्वारा खरीदने का कार्य किया जा रहा है। निश्चित अमूमन यही होता है कि जो कमजोर निर्बल है उसको दबाओ, अगर वह नहीं दबता है, उसके सपोर्ट में कोई खड़ा होता है तो उसके खिलाफ। पुलिस को तो इस मुद्दे पर तो पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए थी कि हम पहले जांच करेंगे, उस परिवार से मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, उसके बाद क्या है देखेंगे।
देखिए, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट का मतलब यही होता है कि कोई भी वादी पहुंचा तो आप उसको लीजिए और दर्ज करिए। वरना आप उस वादी के जो आकर एप्लीकेशन आपको देता है थाने पर, आप उसे थाने पर बैठाकर गाली गलौज करते हो। आप अस्पताल पर जाकर उसके बुलाने पर एक फर्जी संचालक के बुलाने पर, फर्जी अस्पताल चलाने वाले, पैथोलॉजी केंद्र चलाने वाले के बुलाने पर आपकी पुलिस जाकर वहाँ गाली गलौज करती है। वहाँ गुंडों को बुलाकर वह उसको धमकी दिलवाता है। यह उस लड़के की ऑडियो आपने सुनी होगी। हाँ, हमने ऑडियो सुनी है और हम कोशिश करेंगे कुछ ऑडियो को भी ले लें और आप हमें भी उसे दे देंगे ताकि उसको भी हम लोगों के बीच में पहुंचाएं। और एक काफी संकटपूर्ण स्थिति है। नहीं चतुर्वेदी जी, मेरा यह अंतिम निर्णय है कि जनपद में कुर्बानी देनी जरूरी है जनपद की समस्या को लेकर। ऐसे में 10 जून तक अगर ऐसे अवैध केंद्रों को बंद नहीं किया गया और 10-20 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो मुझे बाध्य होकर 15 तारीख को आत्मदाह करना पड़ेगा। चाहे मैं लखनऊ विधानसभा न पहुंच पाऊं, मैं जहां भी रहूंगा मुझे घेरने का प्रयास किया जाएगा, बंद करने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं किसी भी तरह छूटने की बात करूंगा, लेकिन करूंगा, इस मुद्दे को लेकर करूंगा। इतना तो हम खूब अच्छी तरह जानते हैं विजय विनीत जी को, मेरी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हाँ, और मैं किसी आवाज से किसी अन्यायी के प्रति झुकने वाला हूँ। ये स्पष्ट रूप हम जानते हैं कि जो आप निर्णय ले लेते हैं उसको करते हैं, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आपका संकल्प अत्यंत ही मजबूत होता है। और चूंकि जो और इसमें सीओ, जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्लियर नाम लेकर, जो उनको करना होगा हमारे खिलाफ जितनी FIR लादनी होगी फर्जी, जी जी इस तरह के माफियाओं को बुलाकर लाद लेंगे। इसमें सीओ जी पुलिस उपाधीक्षक राजकुमार त्रिपाठी, जी रावण संघ कोतवाल सत्यनारायण मिश्रा, जी रावण संघ में तैनात SSI प्रेम शंकर मिश्रा, जी रावण संघ में तैनात ब्रजेश कुमार दुबे जी की भूमिका काफी संदिग्ध है। सीधे सीधे स्पष्ट तौर पे कहा जाए कि ये लोग पार्टी बन के काम कर रहे हैं। हाँ, पूरी तरह। और मैंने पूर्व में सोशल मीडिया पर रावण संघ कोतवाल के खिलाफ, रावण संघ कोतवाली के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ काफी कुछ लिखा है। उससे पुलिस खुन्नस खा करके या जानबूझकर की है, या इसमें जितना दोषी मैं पवित्र कुमार को नहीं मानता, उससे बड़ी गुनाहगार सोनभद्र की पुलिस है इस मुद्दे पर। होता और मैं उनकी पोल खोलना चाहता हूँ ताकि ये पूरे प्रदेश में और देश में संदेश जाए कि विजय विनीत ने आत्मदाह क्यों किया। जी 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 नहीं, हम एक बार आपसे फिर निवेदन करेंगे कि आप आत्मदाह जैसा फैसला नहीं, मैंने देखिए जवान की बहुत बड़ी कीमत होती है। नहीं, हम इस बात को जानते हैं। और आगे जाकर के पीछे आना नहीं 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 नहीं, हमने ऊपर सवाल खड़ा करना होता है। नहीं, हम पीछे आने की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि शासन प्रशासन को चेतना चाहिए और 10 तारीख की जो आपने समय दिया उसके भीतर इन जो मेडिकल माफिया है, माफिया शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है बिल्कुल मेडिकल माफिया है। और जिसमें हम केवल मेडिकल को नहीं मानते बल्कि मेडिकल के अलावा प्रशासन के लोग जैसे पुलिस के लोग, अन्य लोग और स्थानीय, उस लड़के ने जो इस्तेमाल किया है वायस हमने देखा है कि कुछ लौंडों को उन्होंने बुला लिया। हाँ, और पुलिस आखिरकार किस हैसियत से वहां पहुंची, किस हैसियत से गई, क्या उसके खिलाफ कोई कंप्लेन थी? और जब वह खुद पीड़ित है, कुछ खुद परेशान है, तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि सबसे पहले उस पीड़ित व्यक्ति से समझना चाहिए था, सुनना चाहिए था, उसकी बात सुननी चाहिए थी। अमूमन हो क्या रहा है विजय विनीत जी कि जैसे कोई व्यक्ति निरीह है तो उसको दबा दो। अब कोशिश आगे हो रही है कि जो निरीह कमजोर व्यक्ति की मदद कर रहा है उसको दबा दो। इस स्तर पे काम हो रहा है। जी जी बिल्कुल ठीक है, एक बार फिर हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस पर एक बार पुनर्विचार जरूर करेंगे। और विचार तो हमने जो घोषणा कर दी चौबे जी, वो तो अब देखिए वो पत्थर की लकीर में अपनी बात को मानता हूँ। जी 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 ठीक है विजय विनीत जी, ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।